कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित है। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार अटारी कानपुर और सरकार के से प्राप्त निर्देशानुसार कृषि विज्ञान केंद्र में आज देख रहे हैं पारंपरिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती तीनों प्रखंड के अंतर्गत चना, गेहूँ और अलसी का परीक्षण चल रहा है और इसमें चने में RBG 203 प्रजाति ली गई थी, अलसी में दीपिका और गेहूं की जो प्रजाति DBW 187। तीनों प्रखंड में तीनों फसलों की जो आवश्यक संस्कृति था प्रयोग किया गया था। पारंपरिक खेती में बीजों को शोधन के लिए रसायन रूप में जो प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत है वैज्ञानिक के द्वारा, वो उसको प्रयोग किया गया था। जैसे बीज शोधन के लिए आपका बावेस्टिन का प्रयोग किया गया था। पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो संस्कृत मात्रा थी उसको डालने के लिए जो सोर्स हम प्रयोग किए थे, इसमें DAP, यूरिया और पोटाश का प्रयोग किया गया था। बुआई के समय भी जो संस्तुत है गोबर की खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर वो भी प्रयोग किया गया था। खरपतवारों के प्रबंधन के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग किया गया था। गेहूं में खड़ी फसल में 2 बार यूरिया का भी प्रयोग किया गया था। उसी तरह अलसी में भी 2 बार प्रयोग किया गया था। चने में केवल बुआई के समय ही बेसल डोज का प्रयोग किया गया था। सिंचाई का जो प्रबंधन था समय समय पर आवश्यकता अनुसार पारंपरिक में, जैविक में और प्राकृतिक खेती में प्रयोग किया गया था। कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक का इसमें प्रयोग किया गया था। बाकी जैविक में जैविक रूप से प्रयोग किया गया था। प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक रूप में जो संस्कृत उसको प्रयोग किया गया था। कवकनाशक के रूप में आवश्यकता अनुसार कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। पारंपरिक खेती में, जैविक खेती में जैविक विधि से उपलब्ध जो जैविक कवकनाशक होते हैं उसको प्रयोग किया गया था। प्राकृतिक खेती में उसके अनुरूप जो आवश्यकता है, जो संस्कृत है उसको प्रयोग किया गया था। आज देखें अभी फसल हमारा तैयार है। इस जो हमारे प्राकृतिक खेती विस्तार परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे यहाँ किसानों का भ्रमण भी हुआ था और किसान भी, उनको भी खुशी हुई थी ये फसल देख के कि प्राकृतिक खेती में भी बिना DAP, बिना यूरिया, बिना कीटनाशक का भी खेती की जा सकती है, जिसमें आप देख रहे हैं। और किसानों ने बताया भी कि हम लोग अगले सीजन से इसको करने के लिए आगे आएंगे। और जो इसमें बीज शोधन के लिए बीजामृत का प्रयोग किया गया था। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जीवामृत या घन जीवामृत का प्रयोग किया गया था। और जो कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 10 पर्णी अर्क का प्रयोग किया गया था। कवकनाशक के रूप में प्राकृतिक खेती में मट्ठा या छाछ का प्रयोग किया गया था। ये चीज़ें ऐसी हैं जो किसान स्वयं, जिनके पास गाय है, प्राकृतिक रूप से बहुत कम लागत में मेहनत से अपने वो इसको बना सकते हैं और इसका प्राकृतिक खेती में प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो हमें जो मार्केट में डिपेंड होना पड़ता है पारंपरिक खेती के अंतर्गत कि यूरिया का क्रय करना, DAP का क्रय करना, पोटाश की व्यवस्था करना या बीज शोधन के लिए बावेस्टिन का प्रयोग करना, इसमें एक तो लागत भी ज़्यादा होती है, बार बार प्रॉब्लम भी होता है, परेशान होना पड़ता है। और वो फसल तो देखने में अच्छी होती है, लेकिन जो मृदा हुए जो सूक्ष्म लाभदायक जीवाणु होते हैं उनको वो नुकसान करते हैं। और इसकी लागत भी देखें तो जो पारंपरिक खेती में प्रयोग करते हैं यूरिया की कीमत इस समय मार्केट में 265
रुपए के करीब है, वो उसमें 80% सब्सिडी छूट भी है। अगर वो छूट हटा दिया जाए तो उसकी लागत वो लगभग जो 45 किलो बैग होता है वो आपका 2500 रुपये से भी ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह DAP का है 1350 तो कीमत है, लेकिन वो भी छूट पे है। अगर सब्सिडी सहित उसको देखा जाए तो 3000 रुपये से भी ज़्यादा का वो पड़ता है। वही चीज़ पोटाश में भी होता है, इसलिए उसकी लागत बढ़ती जाती है। पारंपरिक खेती में किसान ज़्यादातर कीड़ों के नियंत्रण के लिए मार्केट में बहुत सारे कीटनाशक उसका प्रयोग करते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार का यूज करते हैं। और तो उसमें 1 एकड़ में लगभग 1000 से लेकर 1500 रुपये का पड़ जाता है एक बार में डालने में। 2 बार 3 बार में और उसका 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। कवकनाशक के रूप में मार्केट में बहुत सारे कवकनाशी है जो पारंपरिक खेती में प्रयोग करते हैं। इस तरह खेती की लागत बढ़ती भी जाती है। और जो खरपतवार नियंत्रण के लिए भी जो खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं उसकी भी लागत बढ़ जाती है। ये सब रसायन होते हैं जो पारंपरिक खेती में यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं मृदा को नुकसान करते हैं, मृदा में लाभदायक जीवाणुओं को नुकसान करते हैं। और जो उससे उत्पादन मिलता है जो हम यूज करते हैं वो हमारे लिए भी नुकसानदायक होता है। इसमें जो पानी जो तालाब में, नहर में, नदी में जाता है बह के, उस पानी को भी प्रदूषित करते हैं। इसको वातावरण भी दूषित होता है और लागत तो अधिक बढ़ता ही बढ़ता है। और आने वाले समय में पारंपरिक खेती जो कर रहे हैं हो सके उत्पादन अभी रुक भी गया है, आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा। तो इस सब से बचना है तो प्राकृतिक खेती तो अपनाना जरूरी है। इसमें जो भी निवेश का प्रयोग किया गया था वो सब कुछ यहीं पे बनाया गया था। और इसको एक किसान भी बना सकते हैं, खेत में प्रयोग कर सकते हैं और इससे खेती भी कर सकते हैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत। तो इससे उनकी लागत भी कम होगी, मृदा का भी स्वास्थ्य भी बना रहेगा और जो आने वाली पीढ़ी भी है या स्वयं के लिए, समाज के लिए, अपने लिए भी शुद्ध भोजन यानी विष मुक्त भोजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे को खिला सकते हैं। और आने वाले समय में इसका मूल्य भी अधिक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी किसान भाई, आप लोग भ्रमण भी कर चुके हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का, पुनः आप आगे आएँ और इसको आप ज़रूर आने वाले सीजन में अपने 1 एकड़ खेत में ज़रूर इसको लगा के प्रयोग करें, जिससे कि आपकी लागत भी कम होगा और मृदा की उर्वरता बनी रहेगी, वातावरण भी दूषित नहीं होगा और अपने तो स्वयं शुद्ध भोजन प्राप्त करेंगे ही तो करेंगे और समाज को भी एक विष मुक्त भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। तो इसका मूल्य भी अच्छा मिलेगा। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप ज़रूर अपने खेत में 1 एकड़ में परीक्षण के तौर पे, प्रदर्शन के तौर पे आप ज़रूर प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे और इसमें समाज के साथ साथ सरकार का भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद।